रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलिस्तां बनता है। स्टेज पे मौजूद डिग्निटरीज, अल रिज़वान स्कूल के डायरेक्टर रशीद सर, ऑनरेबल जज साहब, मेरे वालिदैन और अल रिज़वान स्कूल के प्रिंसिपल तहसीन मैडम और यहाँ पे मौजूद सभी स्टाफ, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट आई वोंट कंसीडर माई सेल्फ एज ए गेस्ट स्पीकर हेयर बिकॉज रशीद सर मैडम ये इनसे पुराना ताल्लुक़ रहा है, तो ये इस स्कूल में, एटलीस्ट इस स्कूल में, चाहे मैं किस भी ओहदे पे पहुँच जाऊँ, मैं किस भी ओहदे तक पहुँच जाऊँ, मैं अपने आप को इस स्कूल के लिए एटलीस्ट गेस्ट स्पीकर नहीं समझता। बट रशीद सर ने जैसा कहा कि अल रिज़वान स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे MBBS के लिए एडमिशन हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है। उन्होंने जो मुझसे बताया एक मुलाकात में कि मेरे स्टूडेंट्स अभी तक अल रिज़वान के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस तक अभी नहीं पहुँचे या फिर जजेस नहीं बने। तो मेरी ख्वाहिश है कि वो आप लोग थोड़ा सा उस बात के लिए, थोड़ा गाइडेंस के लिए, ये इस प्रोग्राम का मोटिव था। तो सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि यहाँ मैं स्पीच देने से बेहतर, जैसा अभी भैया ने बताया कि हम लोग जहाँ कहीं भी स्पीच देने जाते हैं तो हम लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं पूरे लीगल इस पे होते हैं, लीगल फील्ड के ऊपर। जैसा कि हम लोग स्पीच देते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो रिसेंट में केस लॉज हुए हैं उसके ऊपर स्पीचेस होते हैं। और जहाँ कहीं भी अगर कोई स्पीकर के हैसियत से भी बुलाते हैं कहीं स्पीच देने, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं लॉ कॉलेजेस के, तो एकदम स्पेसिफिक लॉ के रिलेटेड, जैसा कि कोई शाहबानो केस पे क्वेश्चन कर रहा है, कोई रिसेंट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि स्पीच करने से बेहतर, जैसा कि मैंने रशीद सर से भी कहा था, कि इंटरेक्टिव सेशन हो जाए, क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए आपसे, तो वो सबसे बेहतर रहेगा। और इंशाल्लाह मेरे प्रोग्राम के एंड में वो चीज़ हम लोग कंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी क्या करता हूँ मैं, जैसा कि बताया गया कि मैंने अपने लॉ के ड्यूरेशन में स्टेट लेवल एलोकेशन में अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और अलग अलग नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया मैंने। तो उस दौरान जब मैंने मेरा कॉम्पिटिशन्स हुए तो उस लॉ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसा कि पुणे के लॉ कॉलेजेस के, औरंगाबाद लॉ कॉलेजेस और इधर उधर के स्टूडेंट्स से मैंने, जो वो लोग ने एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो मुझसे क्वेश्चंस किए, तो इतने बेहतरीन क्वेश्चंस थे वो कि उसके आंसर जब मैं स्पीच दिया तो मुझे लगा स्पीच से ज़्यादा यूज़फुल वो जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल थे। तो मैं अभी जो नोट्स बना रहा था, याद कर रहा था, वो क्वेश्चंस याद कर रहा था जो लोग ने मुझसे पूछे सडनली स्टेज पे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो क्वेश्चन मैं नोट करा हूँ, आप लोगों के सामने वो दोहराऊँगा और उसके आंसर जो मैंने दिए थे वो भी दोहराऊँगा। तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है रादर देन गिविंग द स्पीच है इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द टॉपिक ऑफ लॉ। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने स्टेट लेवल पे लॉकेशन देने गया तो प्रोग्राम के एंड पे पूछा कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, जिसका नाम था मोहम्मद अबरार। उसने क्वेश्चन पूछा कि सर हाउ डू यू मैनेज the preparation of this national programs, national events such as the national education, national moot courts or anything else simultaneously with studies? क्योंकि ये जो नेशनल इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, जो भी है, तो ये कब होते हैं? एग्जाम जो आपके एकेडमिक्स एग्जाम उससे जस्ट बिफोर होते हैं। तो मुझसे पूछा गया कि सर हाउ डू यू मैनेज, मतलब हम लोग भी करना चाहते हैं। तो मैंने रिप्लाई में उनको ये कहा कि व्हाई कांट यू मैनेज, तुम लोग क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? तो वो बताया कि सर इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर अस, it's not comfortable for us to do the preparation of our final examination and the simultaneously to do the preparation of our national events, because मैं जब national event के लिए गया था यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने नेशनल टॉपिक पे, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जिसका नाम लिया, तो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें हाई कोर्ट जजेस प्रेजेंट थे, सब थे। तो मुझे याद है अगर हाई कोर्ट जजेस वगैरह जब प्रेजेंट होते हैं तो और लॉ के ऊपर जब उनके सामने स्पीच देना है तो बहुत स्टडी रिसर्च वर्क करना पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ मुझे करीब 1 महीना रिसर्च करना पड़ा बारीकी से उस टॉपिक के ऊपर कि उसका सर्वेस क्या थे, उसके क्राइम्स क्या थे, कोर्ट में उसको लेकर कितने क्राइम्स थे वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको लड़के को, मैंने जैसे ही लड़के ने मुझसे क्वेश्चन किया कि हाँ सर हाउ डू यू मैनेज द प्रिपरेशन ऑफ योर स्टडीज एकेडमिक्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ दिस नेशनल इवेंट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, सो आई रिप्लाइड व्हाई कांट यू मैनेज। तो
तो वो बताया कि सर इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर अस, इट्स नॉट कंफर्टेबल। सो मैंने बोला कि आपके मैंने आंसर में 3 बार तो वर्ड सुन लिया कंफर्ट, इट्स नॉट कंफर्टेबल, कंफर्ट। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि आई विल रिप्लाई यू विद द कोटेशन, वन कोट दैट आई हैव हर्ड ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। मैं एक कोट जो कॉलेज डेज में सुना था, मैं उसके जरिए से आपको रिप्लाई दूंगा, जो मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड करता रहता हूँ कि कंफर्ट इज अ ड्रग्स, वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इट बिकम्स एडिक्टिव। गिव अ वीक मैन a nice place to stay, good food and cheap entertainment, and he will throw his ambitions right out the windows. Comfort zone is a place where dreams go to die. मेरा ऐसा मानना है कि कंफर्ट जोन जो रहता है आप लोगों का, जैसा कि रेगुलर कंफर्ट जोन का इन द सेंस मतलब रोज स्कूल आ रहे हैं, रोज कॉलेजेस आ रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबसे हटके नहीं कर रहे हैं तो वो आपका कंफर्ट जोन हो गया। तो कंफर्ट जोन में जिंदगी तो कट जाएगी वगैरह, तो जॉब तो कट जाएगी, उनकी मतलब जो खर्चा पानी घर का निकल जाएगा। आप स्टूडेंट से तो पास भी हो जाएंगे स्टूडेंट, एग्जाम पास हो जाएंगे, आप 10th 12th जो भी है। ये कंफर्ट जोन बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब ये स्टार्टिंग जो आप लोगों का पीरियड है, इस दौरान कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कंफर्ट जोन है, मेरा ऐसा मानना है कि ये लाइफ तो चला लेगा लेकिन आपके ख्वाब मार देगा, ख्वाब को ख़त्म कर देगा, जो आपके ड्रीम्स है उसको ख़त्म कर देगा। और मैंने उनको ये कहा रिप्लाई में कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया कि सर हाउ डू यू मैनेज, और मैंने बताया कि मैं भी जब मैनेज करता हूँ तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे को टाइम मिल रहा है या फिर मुझे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है अपने एकेडमिक्स के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उनको बताया कि मैं इतनी स्टडी में लगे हुआ हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट से कॉलेज टॉपर रहा हुआ हूँ, तो मुझे वो मेंटेन करने के लिए स्टडी तो करना पड़ रहा था, लेकिन उस टाइम पे और ये हकीकत है कि मेरे एग्ज़ाम से एन वक्त पहले 1 हफ्ता पहले मेरे प्रेजेंटेशंस आ गए थे नेशनल। तो मेरे लिए भी डिसीजन था कि जाना है या फिर प्रिपरेशन करना है, कहीं एकेडमिक्स में कुछ खुदा न खास्ता गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया कि देखो जब नेशनल वगैरह पे जब आप इवेंट्स नेशनल लेवल पे जब आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि एक मान लो कोई भी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कई सारे कॉलेजेस हैं और एक कॉलेज में करीब 1000 लोग रहते हैं और कई सारे कॉलेजेस में कई हज़ार लोग। अब रिप्रेजेंट करने के लिए तो 10-20 लोगों को तो नहीं भेजा जाएगा, रिप्रेजेंट जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो कोई एक ही रिप्रेजेंट करेगा और यूनिवर्सिटी विल डिसाइड विच स्टूडेंट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन। सबसे सुटेबल कौन है इस रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए, कौन वहाँ पे जो मतलब यूनिवर्सिटी की इमेज वगैरह का सवाल होता है तो कौन करेगा। तो मैं बोला इसके लिए वो लोग बहुत बारीकी से देखेंगे कि हु इज़ द मोस्ट स्किल्ड पर्सन ढूंढेंगे ना। जैसा कि आपके अल-रिज़वान को रिप्रेजेंट करने कहीं भेजना है तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे चलो 10-20 लोग आ जाओ, चलो जाके आप लोग कुछ बोल के आ जाओ। आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, ढूंढने के उसमें से किस में टैलेंट है, किस में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, कौन वहाँ के क्वेश्चन आंसर जो कोई जो आप नेशनल स्टेट इवेंट्स पे जाएंगे तो आप लोगों को कोई ऐसा रटा तो स्पीच करना है नहीं, वहाँ पे आपको सडनली क्वेश्चन होंगे, आपको रिटैकल करना है, उसके आंसर्स भी देने हैं। तो स्किल्ड पर्सन, और मैंने उनको रिप्लाई दिया कि वो लोग स्किल्ड पर्सन देखते हैं। और मेरा भी ये हो रहा था वो ड्यूरेशन में कि मैं अपने एकेडमिक्स की स्टडी कर रहा था रात में 12 बजे तक, और रात में 12 बजे से रात में 3-4 बजे तक मैं ये प्रिपरेशन कर रहा था अपने नेशनल इवेंट की। तो उसी के बाद पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि जो स्किल्ड पर्सन ढूंढते हैं, तो मैंने एक स्कूल टाइम में एक कोट सुना था कि स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड मरीनर। इसका ये मतलब होता है, कितने स्टूडेंट्स को, इजंट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कितने स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो कोट मैंने बोला स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड मरीनर, रेज योर हैंड्स। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका ये मतलब है स्मूथ सी मतलब आसान रास्ते कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बना सकते। इफ यू वांट टू बिकम अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, स्किल्ड मैन, देन यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द डिफिकल्ट वेज। That's the very basic condition in that। और मैंने उनको ये रिप्लाई दिया था। और दूसरा जो क्वेश्चन हुआ था, एक लड़का जो फ्रंट रो में बैठा हुआ था, मैं उसको देख रहा था, मतलब ऐसा वो जब प्रोग्राम जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था, सब लोग अलग अलग इमोशंस दे रहे, तो बस ऐसे स्ट्रेटली बस घूर रहा था मैं। तो मैं खुद भी स्टेज पे डायरेक्ट कन्फ्यूजन था, ये ऐसे ही सामने बैठा होता है। उसका क्वेश्चन ये था लास्ट टाइम पे कि सर विच इज़ द इन योर ओपिनियन विच इज़ द टफेस्ट स्किल टू मास्टर। आपके ओपिनियन में, आपके हिसाब से सबसे टफ मुश्किल स्किल कौन सी है टू मास्टर, मतलब अपने अंदर होनी चाहिए। तो मैं इसका जवाब सोचता रहा था कि लंबा चौड़ा दूँ, लेकिन मुझे लगा कि बेसिक इसका मैंने उसको रिप्लाई दिया कि इन माई ओपिनियन फोकस, बीइंग फोकस्ड और बीइंग फोकस्ड टू योर गोल
is the toughest skill to master, because in this age of distractions, और you may say in this era of distractions, कि मतलब इतने distractions है इस एज में और इस एरा में, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए। क्यों है डिस्ट्रैक्शन? इन द सेंस सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल नेटवर्किंग है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब के शॉर्ट्स है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इन दिस एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और इन दिस एरा ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, दोज हु विल फोकस विल गेट सक्सेस। सिर्फ आपको फोकस्ड रहना है। जैसा कि अल्ट्रीजॉन स्कूल में सर ने बताया कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम्स वगैरह रखते हैं। मान लीजिए अगर सर ने एक रखें कि चलो एक काम करते हैं कि एक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखते हैं और उसके लिए टारगेट ये देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये बोलते हैं कि एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे सबको एक घंटे के लिए सबको लाइब्रेरी बंद कर देना है, मतलब छोड़ देना है, और बुक्स वगैरह, मोबाइल वगैरह सब मोबाइल से स्टडी करो, टैबलेट से स्टडी करो, लैपटॉप से स्टडी करो, आपको जैसे स्टडी करना है कर लो। 1 घंटे के लिए रहेंगे और 1 घंटे के बाद सब बाहर आएंगे और एग्ज़ाम देंगे। अब 1 घंटा सब स्टडी किए और बाहर आ गए। अब हम लोग जो एक चीज़ सुनते रहते हैं, हम लोग हमेशा सुनते हैं और वो बात सही भी है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एक्सट्रीम लेवल पे कंपटीशन है। भैया ने भी एक बार मेरे को बताए थे कि मैं जब जज का एग्ज़ाम दे रहा था, तब जब एरा था, ज़माना था हार्ड वर्किंग ज़माना था, एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने का ज़माना था। लेकिन अब जो ज़माना आया है वो एक्सट्रीम हार्ड वर्क से भी ऊपर चला गया, क्रेजीनेस का ज़माना है, क्रेज़ चल रहा है बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। मतलब हार्ड वर्क से भी काम नहीं बनेगा, उसके ऊपर कुछ अलग करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं। अब जैसा मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि एक रूम में सब बंद है और स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने अपने स्टडी पॉइंट, जैसा आपका स्टडी पॉइंट होता है, लाइब्रेरी होती है, उसमें स्टडी कर रहे हैं। फिर देखने में यह आया कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, अब जैसा आजकल तो सब सॉफ्ट कॉपीज़ मांगते हैं, पीडीएफ्स मांगते हैं। आप लोग इस स्टाफ के लोग देते भी होंगे उनको सॉफ्ट कॉपीज़ पीडीएफ्स में। जब मोबाइल फ़ोन में वो स्टडी करने बैठते हैं तो 10 मिनट अगर उनकी स्टडी है तो 15 मिनट वो फेसबुक पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, यूट्यूब शॉर्ट्स पे चले गए, और उनका आइडिया नहीं बढ़ता कब तक, जब तक ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म होने के बाद उनका आखिरी में याद आता है कि अरे थोड़ा सा टाइम चला गया। किसी ने 10 मिनट स्टडी किया, 50 मिनट उस 1 घंटे में से 50 मिनट यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में चले गए, या फिर और कुछ उसके सोशल नेटवर्किंग पे चले गए। कुछ किसी ने 20 मिनट स्टडी किया, उसके 40 मिनट चले गए, किसी के 30 मिनट किया। मगर बाहर आने के बाद तो सबने ये बोले कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है इसका कि सबने 1-1 घंटा पढ़े, सब 1 घंटा पढ़ ली। मगर आप कलेक्टिव टाइम निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि मेन टाइम निकालेंगे, तो एवरेज मेन टाइम का 20 से 30 मिनट का निकलेगा। तो इन दिस एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, जैसा मैंने बोला कि इन दिस एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, दोज हु विल फोकस, दोज हु विल रिमेन फोकस विल गेट द सक्सेस। सिंपल। और जो हम लोग ये बात सुनते रहते हैं कि कंपटीशन एक्सट्रीम हो गया है, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं, ये बात तो सही है। लेकिन एक और चीज़ है, एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। हर चीज़ को देखने के 2 नज़रिए। एक पहलू ये है देखने का कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, ये बात तो हकीकत है। लेकिन दूसरा एक पहलू ये भी है देखने का, पहले जितने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए अभी। पहले इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, किसी के पास कॉलेज टाइम तक हो जाए, ग्रेजुएशन तक मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे किसी के पास। अब सबके पास मोबाइल फ़ोन स्कूल लेवल से हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो सबके पास है। तो दोज हु विल रिमेन फोकस टू योर, स्टिक टू योर गोल, विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। और मेरे ये इस एग्जाम्पल के बाद मेरी एडवाइस है कि जो भी आप लोग जैसे उनको बुलाया गया यहाँ पे कि लिटिगेशन और जुडिशरी फील्ड, जजेस कैसे बनना है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे करना है उसके रिलेटेड, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ये चीज़ को लेके हम लोग मोटिवेशन तो दे सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अपने, जैसा कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से, आप लोग अब तक आराम से ऑब्जर्वेशन, अपने स्किल्स पे ऑब्जर्वेशन करिए कि आपका टैलेंट किस फील्ड के सिमिलैरिटी में है, किस आप फील्ड्स देखिए, काम देखिए। जैसा मैंने देखा था कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैंने देखा कि लॉ फील्ड में अगर लिटिगेशन लेता हूँ तो हम लोग का काम ही है दिन भर आर्ग्यूमेंट करने का, तो अपना काम अपने लिए एक इंटरेस्ट रहेगा, और जिस काम में इंटरेस्ट है वो काम आपको काम लगेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा ये है कि अपनी अपनी जगहों पे सोचिए। हो सकता कई सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल जा रहे हैं उनको डॉक्टर बनने का शौक है, लेकिन एक एडवाइस ये कि दूसरों को देख के अननेसेसरी मोटिवेशन से अपने आप को फोर्स मत करिए। अपने आप पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करिए कि अपने अंदर क्या टैलेंट्स हैं, और उस टैलेंट के हिसाब से करियर चूज़ करिए। और करियर चूज़ करने से थोड़ा सा मेरा एडवाइस ये है आप लोगों को कि उसका एंड पॉइंट देखिए जाके। एक नोटबुक लेकर बैठिए, मैं ये करियर चूज़ कर रहा हूँ, उसका एंड कहाँ है, मेरे को पहुँचना कहाँ तक है। मतलब सिर्फ MBBS कोई एंड है आपका? मतलब बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन एंड है क्या कोई? आपका एंड कहाँ है कि मैं MBBS करूँगा, उसके बाद मास्टर्स करूँगा, इसमें स्पेशलाइजेशन करूँगा, उसके बाद ये सेटअप डालूंगा और मैं ये लेवल तक, ये मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ।
जैसे मैंने सोच कर रखा हूँ कि मैं जुडिशरी जाऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के टॉप लोग में जाऊँगा, और एटलीस्ट जिस भी फील्ड में हम लोग जाएंगे उस फील्ड के 1% क्लब तक की कोशिश करेंगे। सक्सेसफुल, एक्सट्रीम सक्सेसफुल लोग जो होते हैं अपने फील्ड के 1% क्लब में होते हैं। तो आप लोग जिस भी फील्ड में, कोई फील्ड छोटी बड़ी नहीं है, चाहे टीचिंग फील्ड ले लो या आप कोई और फील्ड ले लो, कोई बिजनेस ले लो, एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, या लिटिगेशन लो, या कोई और MBBS MD अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, या इंजीनियर्स ले लो IIT से, आपको बस सक्सेस जब भी मिलेंगे आप उस फील्ड के पीक लोगों में हैं, 1% क्लब में है। नहीं तो वरना ये नेचर है कि फील्ड को ब्लेम करना नहीं, ये इससे कुछ नहीं होता। जैसे कि लॉ फील्ड में एडवोकेट्स तो सर ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे, आपको उतना आइडिया है क्या, आपको उतना नॉलेज है क्या, आपने उतना नॉलेज गेन किए क्या उस फील्ड का, तो हाउ कैन यू ब्लेम द इंटायर फील्ड डायरेक्टली व्हेन यू हैवंट स्टडीड प्रॉपरली। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे जो लॉ पास करके आ गए जिनको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं मालूम है। मेरा ऐसा मानना है कि एवरीवन शुड नो देयर फंडामेंटल राइट्स विच इज़ गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, आप चाहे टीचिंग फील्ड में हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स, आपको फंडामेंटल राइट्स तो मालूम होनी चाहिए कि सर अगर मुझे पुलिस या कोई कुछ चीज़ के लिए रोकती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, तो सर ये मेरा राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, आर्टिकल सो एंड सो से। ये आपको एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट को। और मेरा ये एडवाइस है कि जो भी आप लोग टारगेट अपना फाइनल डिसाइड कर रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा डिसिप्लिन रहें इस पर, क्योंकि डिसिप्लिन इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम फॉर्मल लेना है, लेकिन एक रोज़ उसके बारे में सोचना है कि मैं किस स्टेप तक गोल के करीब पहुँच रहा हूँ क्या, उस डायरेक्शन में हूँ क्या, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वक्त चला जाएगा, वक्त वेट नहीं करेगा किसी का, टाइम इंतज़ार नहीं करेंगे। और एक मशहूर कोट है जो मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि एवरी मैन और एवरी ह्यूमन बींग हैज़ टू गो थ्रू वन ऑफ द 2 पेन्स इन दर लाइफ। लिसन केयरफुली, सब ध्यान से सुनेंगे पर समझने की कोशिश करो। आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टूडेंट्स हैं। Every man or every human being has to go through one of the 2 pains in their life, either the pain of discipline or the pain of regret. But the difference is, discipline weighs ounces while the regret weighs tons. रशीद सर ने अभी बताया, जब हमारी मुलाकात हुई कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ का 100% रिज़ल्ट रहा है SSC का और HSC का, तो बहुत खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक जो छोटा अचीवमेंट है आप लोगों ने अचीव कर लिया है, इस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन आपको अभी आगे बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करने हैं। तो जिस के भी मार्क्स अच्छे आए हैं तो वो लोग उस चीज़ को लेकर अपने आप को अप्रिशिएट कर लिए, ठीक है चलो कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना होते हुए अगर आगे बढ़े, जो आपके माइलस्टोन है उसको अचीव करने की तरफ थोड़ा टारगेट रखें। और मैं आपको एक शेर के साथ बताऊंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और जो मैंने एक जो स्टूडेंट्स मुझे सोशल नेटवर्किंग पे एक क्वेश्चन करते हैं, जूनियर्स जो अभी 11th-12th में हैं, कि सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन MSc ET एंड क्लैट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू ऑल्सो। कि आप लोगों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का मोटिव है, मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन है, क्यों आप लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए कि आप लोगों का जिस भी फील्ड में जाए कि CET और क्लैट क्या है। ये 2 एंट्रेंस एग्जाम है जिसके ज़रिए से आप लॉ में एंट्रेंस ले सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। इन दोनों एग्जाम्स के बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे कि आपके नीट, JEE है, JEE एडवांस है, नीट है, इस तरीके से लॉ के भी है MSc ET एंड क्लैट एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट से मुझसे पूछा था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ एग्जाम्स एंड विच वन आई शुड प्रीफर। तो मैंने एक रिप्लाई में ये बोला, और उसने एक और भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सर NLU कितना इफेक्ट करता है अपने फील्ड में। तो NLU जैसा आप लोग IIT मानते हैं, एम्स मानते हैं अपनी अपनी फील्ड में, वैसे एक लॉ के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLUs, जो उसके कॉलेजेस हैं औरंगाबाद, नागपुर, मुंबई और इंडिया के अलग अलग जगहों पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो लॉ के रिलेटेड है। तो मैंने उनको रिप्लाई में ये कहा, जैसा मैं आप लोगों को भी, ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए रिप्लाई कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहे। आप लोगों का अभी एन है, वक्त है वो, कि CET एग्ज़ाम के थ्रू आप महाराष्ट्र स्टेट के कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन
क्लैट के एग्ज़ाम्स के ऑल इंडिया लेवल पे हैं, लेकिन उसमें भी फ़र्क ये है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर ही कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे ILS लॉ कॉलेज हो गया, दिल्ली लॉ कॉलेज है, और भी जो टॉप कॉलेज है वो क्लैट का स्कोर प्रीफर करते हैं रादर देन CET। तो आप लोगों को CET स्कोर करना है, क्लैट का एग्जामिनेशन देना है और उस पर टारगेट करना है, और साथ ही साथ दोनों सेम सिलेबस से कुछ अलग, दोनों लॉ के रिलेटेड है। बेसिक आपका एप्टीट्यूड वगैरह चेक करेंगे वो लोग एग्जाम में, बेसिक एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं वो चेक करेंगे, और उसके बाद आपका एंट्रेंस हो जाएगा। तो आप लोगों का, मेरा जितने भी 12th स्टूडेंट्स हैं अभी रिसेंटली फॉर्म वगैरह आएंगे, क्लैट और CET दें। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसका कि सर हाउ द बिग कॉलेजेस अफेक्ट आवर लाइफ, मतलब बड़े कॉलेजेस का कितना रोल होता है हमारे लाइफ में, जैसा कि नांदेड़ में पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मेरा तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट उसको लेके ऐसा कुछ है नहीं कि ये बड़े कॉलेज से पढ़ने के बाद आप काबिल बन जाएंगे और छोटे कॉलेज से नहीं बनेंगे, ऐसा तो मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद यहाँ के एकदम उर्दू मीडियम स्कूल से हैं, यहाँ के कॉलेजेस से, तो मुझे तो ना कभी लैंग्वेज पे कोई इशू आया और ना कोई और इशू मेरे सामने आया। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कि मेरा एक एडवाइस है आप लोगों को, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडिंग विथ। आप उतने ही काबिल बन सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, कि जो लोगों के साथ आपकी सराउंडिंग है, मतलब आप जो लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं आप उतना ही काबिल बनेंगे। तो अपना जो सराउंडिंग है स्टूडेंट्स का वो थोड़ा सा बढ़िया रखिए। इसमें ऐसा नहीं है कि जो टॉप एकेडमिक्स ला रहे हैं बस वैसा नहीं, लेकिन एक विजनरी माइंड जिसका है कि कुछ लेके अपने गोल को लेके कोई सीरियस तो है। तो ये जो टाइम है हम लोग सोचते हैं कि अभी 12th करेंगे, उसके बाद नीट की प्रिपरेशन देंगे, नीट में नहीं होंगे, MBBS नहीं होगा, तो फिर जाके सोचेंगे। आप लोग बहुत पीछे और बहुत लेट चल रहे हैं अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि नीट नहीं होगा फिर देखेंगे। क्योंकि जो लॉ के रिलेटेड स्टूडेंट्स जो मैं देखता हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वो लोग तो स्कूल टाइम से लगे हुए हैं प्रिपरेशन में, और स्कूल टाइम से उनका माइंडसेट वो लेकर अपने गोल को लेकर वो लोग अचीव कर रहे हैं वो। ये कुछ 3 क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो उसने CET और क्लैट का डिफरेंस पूछा, टफेस्ट स्किल टू मास्टर पूछा, और जो भी करियर आप लोग चूज़ कर रहे हैं, एक तो क्या है, एक माइकल जॉर्डन का एक मशहूर कोट है। तो माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर रहे, उन्होंने अपनी स्पीच में ये बताते हैं कि हर चीज़ आपके लाइफ में 2 बार होती है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में 2 बार होती है, पहले आपके माइंड में, फिर रियलिटी में। तो आपको जो भी अचीव करना है, पहले आपको उसको माइंड में सोचना पड़ेगा वो गोल आपको, और फिर खुद ही सोचना पड़ेगा कि इसके वहाँ तक पहुँचने के स्टेप्स क्या है। आराम से स्टेप्स सोचने पड़ेंगे माइंड में कि ये स्टेप पहला ये, जैसा कि अगर मैं सोच रहा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा लॉयर बनना चाहता हूँ, तो मुझे समझना पड़ेगा कि पहले मैं लॉ कंप्लीट कर लूँ, फिर लॉ कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर अगर हाई कोर्ट के बाद मेरे को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है तो पहले हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स पे, मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे कमांड लो, और वहाँ के फिर जैसे जजमेंट्स हो रहे हैं, जो लोगों के नेगेटिव जजमेंट्स आ रहे हैं उनसे कहूँ कि मैं आप लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक स्टेप्स है, तो मुझे सोचना पड़ेगा माइंड में कि ये है, तो फिर जाके वो रियलिटी में है। अगर मैं सिर्फ लोगों को पूछते बैठूंगा सर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचने से, बोलेंगे यार नांदेड़ से अभी तो निकले तुम, सुप्रीम कोर्ट मजाक है क्या, मतलब यही रिप्लाई देंगे हर कोई। तो मेरा आप लोगों को ये रिप्लाई है कि अपने जो भी माइकल जॉर्डन का जो कोट था कि कोई हर चीज़ लाइफ में 2 बार होती है, एक तो माइंड में फिर रियलिटी में। तो पहले माइंड में तो आप लोग कैलकुलेट करके रख लो उसका कि क्या प्रोसीजर है। और एक भैया ने मेरे को स्कूल टाइम पे एक स्पीच में एक कोट लिख के दिए थे, मैंने स्पीच में बोला और वो माइंड में मेरे अब तक बैठ गया, और मैं कई बार वो बार मेरे माइंड में अब तक कब से 10 साल तो जैसे अभी जज साहब बता रहे थे डिस्कशन में कि जो हमारी फॉर्म है इंडिया में 70% रेशो है टोटल पॉपुलेशन का। अगर लॉ स्टूडेंट्स का देखा जाए उसमें रेशो, टॉप कॉलेजेस में इस फॉर्म से कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, तो ओनली 3.8% स्टूडेंट्स आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड ऑफ व्हाट टू से इन द टॉप कॉलेजेस। सो 17% में 3.8% ही है जो 3.8% लोग आ रहे हैं। और भी एक इंटरेस्टिंग रेशो उन्होंने दिया है कि 38% लोग जेल के अगर टोटल कैदी निकाले तो 38% इस फॉर्म के,
टोटल पॉपुलेशन 17%, जेल में 38% और लॉ कॉलेजेस में 3.8%। तो इस बात के लिए सोचने की ज़रूरत है। और ये जेल में क्यों जेल वगैरह जो भी चीज़ें, थोड़ा सा सोहबत का असर है। और आजकल जो कल्चर जो सोशल नेटवर्किंग पे चल रहा है कि पढ़ाई में क्या रखा है, छोटा मोटा चाय की दुकान डाल देंगे। तो हम लोग इसलिए पैदा नहीं हुए थे, जैसा कि ये जो सवाल जब बहुत ज़्यादा आजकल इंटरनेट पे चल रहा है कि चाय की दुकान वाला करोड़पति बन रहा है, ये बन रहा है, वो ये बिज़नेस करके बन रहा है, डॉली चाय वाला वगैरह वगैरह सुनते हैं। सबको लेके पढ़ना ही क्यों है, लगा चाय की टपरी चालू हो जाओ। तो इसलिए तो थोड़ा सा अपने आप से सवाल करें कि क्या इसलिए पैदा हुए थे कि रोड पे चाय पिलाने फिरना है आपको, क्या इसलिए आपके वालिदैन इतनी मेहनत कर रहे थे? एक मशहूर अल्लामा इकबाल का कौल है, शेर है, मैंने उनके शेर के साथ अपनी तकरीर शुरू किया और फिर एंड में भी उनका एक शेर बोलूँगा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माने नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में भी अपना मकाम पैदा कर। तो इस बात को लेके मैं अपनी लास्ट कंक्लूड करता हूँ इस शेर के तहत कि कभी भी आप लोग जो भी करियर चूज़ कर रहे हैं, आप लोग एकदम फ्रैंकली रिस्क लीजिए उसमें, क्योंकि विदाउट रिस्क वो पॉसिबल नहीं है आपका गोल अचीव करना। और ये अभी ये जो आपकी एज है उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे या लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कुछ नहीं। मतलब करियर को लेके जो आप सोच रहे हैं कि ये फील्ड करने पे ये एग्ज़ाम दूंगा, इस फील्ड में जाऊंगा तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो अभी आप लोगों का अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने स्टाफ बैठे हैं, वो लोगों के पास अभी उतना टाइम नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करते बैठे करियर को लेके कि ये चूज़ करना है क्या, वो चूज़ करना है क्या, वो लोगों के पास नहीं है। और इतना करियर को लेके टू बी वेरी फ्रैंक मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोगों को रिस्क लेने में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक शेर ये है कि गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तोफल क्या ही गिरेगा जो घुटनों के बल चले। और इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा।